आज हम बात करने वाले हैं 1980 में रिलीज हुई लेजेंडरी हॉरर मूवी फ्राइडे द 13th के बारे में, जिसे शॉन एस कनिंगम ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। ये उस टाइम की वन ऑफ द मोस्ट हॉरर मूवीज में से एक थी, जिसे हर कोई बस देखना चाहता था। ये बहुत ही कम बजट में तैयार हो गई थी, पर अगर कमाई की बात करें तो इसने उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड $60 मिलियन की कमाई की थी। अब अगर बात करें क्रिटिक्स की तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और ये एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस रही थी। अब आई एम श्योर ये मूवी देखी तो सबने होगी, पर आज मैं यहाँ आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं 1958 में एक समर कैंप के दौरान दो काउंसलर बैरी और क्लॉडेट की कोई अनजान शख्स चाकू मारकर हत्या कर देता है। और इस इंसिडेंट के बाद कैंप क्रिस्टल लेक में मर्डर्स को लेकर एक दहशत फैल जाती है, जिसके चलते इसको बंद कर दिया जाता है। अब तकरीबन 21 साल बाद उस जगह का ऑनर स्टीव क्रिस्टी इसे दोबारा से रीओपन करने की सोचता है और कुछ काउंसलर्स को हायर भी करता है ताकि वो दोबारा से इस जगह को चालू कर सकें। अब यहाँ पे हम देखते हैं एनी फिलिप को, जो कि कैंप की कुक होती है। वो कैंप क्रिस्टल लेकर रास्ता पूछते पूछते एक शॉप पे जाती है, जहाँ एक ट्रक ड्राइवर एनोस उसे आधे रास्ते तक लिफ्ट दे देता है, क्योंकि वो भी उसी तरफ जाने वाला था। यहाँ जो भी एनी से मिलता वो उसे कैंप क्रिस्टल लेक को कैंप ब्लड कहकर पुकारता, क्योंकि उनकी मान्यता होती है कि जो भी एक बार वहाँ जाता है फिर वो दोबारा वहाँ से कभी नहीं आता। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति रैल्फ भी उसे इसी चीज की वार्निंग देता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है और ड्राइवर एनोस के साथ चली जाती है। अब रास्ते में एनोस उसे कैंप क्रिस्टल लेक की हिस्ट्री बताता है, जिसमें वो उसे बताता है कि 1957 में एक लड़का वहाँ डूबने से मर गया था, जिसके बाद 1958 में दोबारा से 2 मर्डर हुए। उसके बाद कई बार वहाँ आग लग गई, फिर 1962 में वहाँ का पानी जहरीला हो गया था, जिसके चलते कई और जाने गई। ये सब सुनकर एनी थोड़ी घबरा जाती है, पर खैर थोड़ी देर बाद एनोस की मंजिल आ जाती है और वो आधे रास्ते में उसे ड्रॉप करके आगे निकल जाता है। अब यहाँ एनी को एक और लिफ्ट मिल जाती है, पर ये शख्स एनी को ड्रॉप करने के बजाय उस पर हमला कर देता है और जंगल में उसका पीछा करते हुए उसका गला काटकर उसे मार देता है। इस सब के दौरान उस शख्स का चेहरा नहीं दिखाया जाता। अब ये कौन होता है और इसके पीछे इसका क्या मकसद होता है, ये हमें आगे पता चलेगा। उधर दूसरी तरफ काउंसलर्स नेड, जैक और मार्सी कैंप में स्टीव, बिल, एलिस और ब्रेंडा से मिलते हैं, जो कैबिन्स को रिफर्बिश करने में लगे होते हैं ताकि उसे दोबारा से रहने लायक बनाया जा सके। अब यहाँ स्टीव कुछ जरूरी सामान लेने शहर जाता है और पीछे सब लोग मस्ती करने लगते हैं और एक लेक में चले जाते हैं। यहाँ ऐसा लगता था जैसे पूरा टाइम उन्हें कोई छिपकर देखता रहता है, जिसका अंदाजा अभी तक किसी को भी नहीं होता। इसके बाद एक पुलिस वाला उनसे मिलने आता है, जो वहाँ एक पागल इंसान रैल्फ को ढूंढने आया था, जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया था, पर वो उसे वहाँ नहीं मिलता। अब जैसे ही वो अंदर आते हैं कि उन्हें पता चलता है कि रैल्फ तो पूरा टाइम उनके कॉटेज में ही छिपा था, और वो उन्हें दोबारा से वार्न करता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो उसे पागल समझकर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अगले सीन में नेड किसी को कैबिन में देखकर उसके पीछे जाता है, पर यहाँ वो अनजान शख्स नेड का गला काटकर उसे मार देता है। मीन टाइम जैक और मार्सी सुहावने मौसम के चलते एक्साइटेड हो जाते हैं और एक कैबिन में संभोग करते हैं। बाहर तूफान और बारिश शुरू हो जाती है, पर जहाँ वो लेटे होते हैं ठीक उसके ऊपर नेड की लाश पड़ी होती है, जिसके बारे में वो भी जानते नहीं होते। अब जैसे ही मार्सी बाथरूम यूज करने जाती है कि पीछे से वो अनजान शख्स जैक को भी मार देता है। अब किलर मार्सी का पीछा करता है और थोड़ी देर बाद बाथरूम में उसे भी बड़ी बेदर्दी से मार देता है। उधर ब्रेंडा को बाहर से किसी बच्चे की हेल्प मांगने की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ का पीछा करती हुई आर्चरी रेंज तक पहुंच जाती है, जहां लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। वो काफ़ी घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद स्टीव भी शहर से वापस आने की तैयारी करता है, पर रास्ते में बारिश ज़्यादा होने की वजह से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। पर लकीली एक पुलिस वाला उसे मिल जाता है, जो उसे लेक के रास्ते में ड्रॉप कर देता है। अब यहाँ उसे वही किलर मिलता है जिसने सबका खून किया होता है, और कमाल की बात तो ये होती है कि वो उसे जानता होता है, पर मिलते ही वो स्टीव को भी मार देता है। उधर बिल और एलिस अपने दोस्तों की गुमशुदगी से परेशान हो जाते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद तूफान की वजह से वो कहीं फंस गए होंगे, पर टाइम ज्यादा होने की वजह से उन्हें फिक्र होने लगती है और वो उन्हें ढूंढने मेन केबिन से बाहर आते हैं और उन्हें ढूंढते हुए ब्रेंडा के केबिन में आते हैं, जहां उन्हें ब्रेंडा के बेड से वही कुल्हाड़ी मिलती है जिससे एनी को मारा गया था। वो कुछ समझ नहीं पाते। वो सबको हर जगह देखते हैं, पर किसी का कुछ पता नहीं चलता। वो और घबरा जाते हैं। उन्हें सिचुएशन काफी टेंस लगती है और वो सोचते हैं कि उन्हें किसी को फोन करना चाहिए। वो स्टीव के ऑफिस में जाते हैं, पर फोन डिस्कनेक्ट होता है। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ उनके खिलाफ हो गया हो, और हद तो तब हो जाती है जब जनरेटर भी बंद हो जाता है और लाइट चली जाती है। बिल लालटेन लेकर जनरेटर चेक करने जाता है कि पीछे से एलिस को नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब एलिस को होश आता है तो वो भी लाइट ना आती देख बिल के पीछे जाती है, जहाँ उसे बिल की डेड बॉडी जनरेटर रूम के दरवाजे पे टंगी मिलती है, जिससे तीरों से छेद दिया गया था। ये सीन देखकर एलिस घबरा कर वहाँ से भाग जाती है और मेन कैबिन में वापस आ जाती है, और घबरा कर वो यहाँ दरवाजे को अच्छे से ब्लॉक कर देती है ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके। कि तभी कोई ब्रेंडा की डेड बॉडी को खिड़की से अंदर फेंक देता है, जिसे देखकर एलिस के तोते उड़ जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद एक जीप बाहर आकर रुकती है। एलिस मदद के लिए उसकी तरफ भागती है क्योंकि वो सोचती है कि शायद स्टीव वापस आ गया।
पर वो एक मिडिल एज्ड वुमन पामेला वूरहीस होती है जो उसे बताती है कि वो स्टीव की अच्छी दोस्त है। यहाँ वो एलिस को शांत करवाती है और उसके साथ अंदर कैबिन में जाती है। अंदर आते ही उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो स्टीव को कोसने लगती है कि उसे ये जगह चालू नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो उसे अपने बेटे जेसन की कहानी सुनाने लगती है कि मेरा बेटा जेसन 1957 में यहाँ डूबने से मर गया और जिस दिन ये हादसा हुआ मैं उस दिन यहाँ खाना बना रही थी क्योंकि मैं यहाँ कुक थी, पर उसके काउंसलर्स को उसका ख्याल रखना चाहिए था, पर वो संभोग करने में मग्न थे। और तब से लेकर आज तक जितने भी काउंसलर्स वहाँ आते वो इन्हें खत्म कर देती क्योंकि वो उन सबसे जेसन की मौत का बदला लेना चाहती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि काउंसलर्स की नेग्लिजेंस के कारण उसके बेटे जेसन की मौत हुई थी और वो उनसे जेसन की मौत का बदला लेना चाहती थी। और अब वो एलिस को भी मारने आती है, पर एलिस किसी तरीके उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। पामेला उसका पीछा करती है और एक बार फिर उनका आमना सामना होता है, पर यहाँ भी एलिस उसे मारकर भाग जाती है। अब फाइनली लेक के किनारे दोनों फिर से भिड़ जाती हैं, जहाँ पामेला मचाटे से एलिस को मारने आती है, पर एलिस वही मचाटे पकड़कर उसकी गर्दन उड़ा देती है। थकी हुई और डरी हुई एलिस वहीं बोट में बैठ जाती है और सो जाती है। जब उसे होश आता है तो जेसन की सड़ी हुई लाश उसे पानी में खींचने लगती है। वो खुद को छुड़वा ही रही होती है कि उसे दोबारा से होश आता है और उसे पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और वो अभी अभी एक सपना देख रही थी। होश आने के बाद सार्जेंट टेरनी उसका बयान लेने आता है, जिससे वो उसे जेसन के बारे में पूछती है, पर सार्जेंट टेरनी उसे कहता है कि हमें वहाँ पे कोई लड़का नहीं मिला, जिससे सुनकर वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती है कि अगर वो नहीं मिला तो वो अभी भी वहीं होगा। और लास्ट में मूवी कैंप क्रिस्टल लेक के वाइट शॉट के साथ खत्म हो जाती है, जिसका पानी अब शांत था। अब ये मूवी देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आपके मन में कुछ सवाल होंगे, जैसे कि अगर पामेला वूरहीस स्टीव को जानती थी तो उसने इससे पहले उसे मारने की कोशिश क्यों नहीं की और उसने मारा क्यों नहीं। तो क्योंकि इतने सालों से कैंप बंद था और पामेला की दुश्मनी सिर्फ काउंसलर के साथ ही थी, क्योंकि वो उनसे अपने बेटे जेसन की मौत का बदला लेना चाहती थी, तो इसीलिए उसने कैंप को शुरू करने के बाद स्टीव को मारा, क्योंकि कहीं ना कहीं कैंप को शुरू करने में और काउंसलर्स को इन्वाइट करने में वो उसे भी बराबर का जिम्मेदार समझती थी। दूसरा सवाल ये आता है कि मूवी का नाम फ्राइडे द 13th क्यों है। तो क्योंकि मूवी की स्टोरी फ्राइडे की रात की ही है और मूवी एक ही रात में खत्म हो जाती है और वो रात फ्राइडे नाइट होती है और उस दिन 13 तारीख थी और उसी दिन जेसन का बर्थडे भी था, तो इसीलिए फ्राइडे द 13th। तीसरा सवाल ये आता है कि क्या जेसन सचमुच डूबने से मर गया था या नहीं, क्योंकि लास्ट में एलिस सार्जेंट टेरनी को कहती है कि उसने जेसन को देखा है, पर जैसा कि हम सब जानते हैं वो एक सपना था और मूवी में जेसन की माँ के अकॉर्डिंग वो डूबने से मर गया था, तो इस मूवी में तो उसे मरा ही बताया गया है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसकी अगली सीरीज में जेसन ही सबका खून करता है, तो इसका आंसर है नहीं, वो उस दिन डूबने से बच गया था और वही आगे चलकर लोगों का खून करता है। ये मूवी की स्टोरी एक सच्ची घटना पे आधारित थी। जेसन वूरहीस नाम का लड़का जो 13 मार्च 1953 फ्राइडे को पैदा हुआ था, वो एक डिफॉर्म्ड मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड था जिसे अपनी जिंदगी में नफरत के अलावा कुछ नहीं मिला और वो कहीं भी जाता उसे बस इग्नोर कर दिया जाता। वो एक्चुअली में 13 मई 1966 फ्राइडे को क्रिस्टल लेक में डूबने से मर गया था। ये मूवी उसी पे बेस्ड थी। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। उम्मीद है एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए